हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला, मैं आप सबके लिए लाया हूँ सीटेट 2022-23 परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित सीटेट परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये हमारा पार्ट 9 है। बाकी के पार्ट हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग जाइए उन्हें देखिए, आंसर कीजिए, ठीक है। वरना मिस कर देंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करिए शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ए ऑप्शन डिस्फेजिया, बी ऑप्शन डिस्प्रेक्सिया, सी ऑप्शन डिस्कैलकुलिया, डी ऑप्शन डिसलेक्सिया। तो सही ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी में से क्या होगा। डिस्फेजिया होगा, डिस्प्रेक्सिया होगा, डिस्कैलकुलिया होगा, डिसलेक्सिया होगा। सही ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन बी, डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन बी, ठीक है। मतलब कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। मतलब कि गतिल कौशलों से संबंधित चीज़ें करने में कुछ भी अगर बाधा आपको आती है तो ये डिस्प्रेक्सिया कहलाती है, ठीक। इसमें जो है, इससे इस अधिगम निर्योग्यता से ग्रस्त बालक चलने में, कूदने में, ठीक है, उछलने में, गेंद को फेंकने में, चीज़ों को फेंकने में, ठीक है, पकड़ने में अक्षमता महसूस करते हैं, ठीक है। और यह आपका एक विकार है, ठीक। इसमें बच्चे जो हैं वो गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वे अपनी ओर तेजी से आती हुई वस्तुओं को पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्फेजिया की बात करें, डिस्फेजिया तो ये भाषा विकार से संबंधित है, भाषा विकार से संबंधित है, ठीक है। डिस्कैलकुलिया ये गणना विकार से संबंधित है, गणना विकार से संबंधित है, गणित दोष से संबंधित है। और डिसलेक्सिया यह आपका पठन विकार है, यह पठन दोष होता है, ठीक है आपका। तो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। पहले का ऑप्शन बी सही है। सारे डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया सब पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रश्न 2 है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ए ऑप्शन के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी ऑप्शन के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी ऑप्शन के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो सही ऑप्शन इसमें बताइए क्या होगा, ए बी सी डी में से जल्दी से ऑप्शन कीजिए। मतलब कि दृष्टि बाधित विद्यार्थी आपके क्लास में है तो उसके साथ इन चारों में से क्या चीज़ करना चाहिए कि वो, मतलब कि उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो सके, ठीक। वो अपने आप को किसी से अलग ना समझे, वो भी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है, पढ़ सके। तो बताइए क्या करेंगे आप, ए बी सी डी में से सही ऑप्शन बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब कि 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दृष्टि बाधित विद्यार्थी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इन सब बालकों को, सभी बालकों को एक साथ लेके समान रूप से
उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, समावेशन की भावना से ही पढ़ाया जाना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव, ठीक है, कोई विशेष चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक, साथ में लेकर ही पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए और सर्व सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरे का ऑप्शन बी सही होगा। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसे कक्ष के साथ सर्व सीढ़ी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक। अब बच्चों को पढ़ाने, इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए जब भी पढ़ाओ तो उचित ठहराव होना चाहिए पढ़ाने में, और दोहराव होना चाहिए, और उचित ठहराव और दोहराव के साथ स्पष्ट और जोर से बोला जाना चाहिए, ठीक, जिससे बच्चे अच्छे से समझ सकें। और इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डॉट्स पे आधारित है, ठीक है, इस पे डॉट्स पैटर्न होते हैं, ठीक है, जिससे वो शब्दों के अध्ययन करने में मदद करता है, ठीक है। और ब्रेल लिपि का उपयोग करने के लिए कुशल शिक्षक होना चाहिए, कुशल शिक्षक द्वारा शिक्षण किया जा सकता है, ठीक है। और इस प्रकार के बच्चों को अन्य बच्चों के साथ बैठाकर मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है ताकि वे हीनता का अनुभव ना करें। वैकल्पिक शिक्षण और मूल्यांकन के तरीकों को डिज़ाइन करें, ठीक है, समझ गए, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो दूसरे का ऑप्शन भी आपका सही होगा। समान व्यवहार कीजिए, ठीक है, अलग तरह का कोई भी व्यवहार नहीं, और सर्व सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ब्रेन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए, उचित ठहराव और दोहराव के साथ उन्हें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही होगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। अधिगम निर्योग्यता मतलब छात्र को गणित पढ़ने समझने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, इसका आकलन किस परीक्षण से किया जा सकता है। ए निदानात्मक परीक्षण, बी स्क्रीनिंग परीक्षण, सी उपलब्ध परीक्षण, डी अभिक्षमता परीक्षण। ABCD में से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। सही ऑप्शन तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण। अच्छा, निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यताओं का परीक्षण किया जाता है कि उसे सीखने में क्या चीज़ें, क्या दिक्कत, क्या कमियां आ रही, ठीक। तो यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है, ठीक है। मतलब कि निदानात्मक परीक्षण अधिगम निर्योग्यता में अधिगम निर्योग्यता का आकलन करता है, ठीक, और वह यह बताता है कि व्यक्ति की विषय पर क्या कमजोरी है और क्या मजबूती है। मतलब कि व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में निदानात्मक परीक्षण सूचना देता है, ठीक। तो सीखने में जो अक्षमता है वो ऐसे विकार होते हैं जो समझने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी, तर्क करने या याद करने की क्षमता के मस्तिष्क के कामकाज को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सीखने की अक्षमता सीखने के कौशल, भाषा कौशल, गणितीय संचालन और समन्वय, इन सब में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। तो निदानात्मक परीक्षण जो है वो गणित में छात्र की कमजोरियों और शक्तियों पर फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि देता है, ठीक है। यह परीक्षण छात्र की क्षमता, ताकत, कौशल और कमजोरियों की पहचान करके सीखने की कठिनाइयों का पता लगाने में शिक्षकों की मदद करता है, ठीक है, कमजोरियों, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि सबसे पहले उन छात्रों को पहचाने जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं या किसी शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता है, ठीक है। सीखने के अंतराल और कठिनाइयों का पता लगाना, धीमी गति के कारण क्या है उनका पता लगाना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो
अधिगम तो गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षा द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो निदानात्मक परीक्षण। इसी परीक्षण के द्वारा छात्र के विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो तीसरे का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ए पिछड़ा बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी मंदबुद्धि बालक, डी ये सभी। जल्दी से ऑप्शन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथे का डी ऑप्शन, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक ये सभी आते हैं। ठीक, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो बालक आते हैं वो है प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, तीव्र बालक, पिछड़े बालक, शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग बालक। ठीक है, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक में मतलब सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक, संवेगात्मक असंतुलित बालक, अपराधी बालक। ठीक है, आदि आदि। ठीक, तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये सभी बालक आते हैं। तो चौथे का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी, धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। मतलब कि जिन बच्चों की अधिगम गति धीमी होती है उन बच्चों के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी होगी? ए व्याख्यान विधि, बी दृश्य श्रव्य विधि, सी चर्चा विधि, डी परावर्ती विधि। सही ऑप्शन बताइए ABCD में से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दृश्य श्रव्य विधि। तो दृश्य श्रव्य विधि धीमी अधिगम गति वाले बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों के सामने अमूर्त विषय से संबंधित मूर्त वस्तुओं को प्रस्तुत कर अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। और इस प्रकार के बालक जो हैं वो विषय वस्तु का सामान्यकरण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के बालकों में अल्पकालीन स्मृति पाई जाती है, और मतलब ये बालक अधिक समय तक किसी वस्तु को याद नहीं कर पाते हैं। और इन बालकों की अवधान क्षमता भी अल्प होती है, मतलब विषय वस्तु पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और इन बालकों का भाषा विकास भी मंद गति से होता है, अर्थात इनमें भाषाई योग्यता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये सब इनके अंदर दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो क्या मतलब कि इस प्रकार के बालकों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को पढ़ाने के समय उत्प्रेरकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मंद अधिगमकर्ता को सदैव शिक्षक द्वारा उसमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, मंद मतलब धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में शिक्षकों द्वारा आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। ठीक है, उन्हें इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और शिक्षकों को धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को यानी कि मंद अधिगमकर्ता पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसे ऐसे छात्र के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, और शिक्षक को अमूर्त और सैद्धांतिक विषय वस्तु पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। अमूर्त और सैद्धांतिक विषय वस्तु पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्हें मूर्त और सैद्धांतिक विषय वस्तु को मतलब कि अमूर्त और सैद्धांतिक विषय वस्तु अगर समझाना है तो उसे मूर्त वस्तुओं के साथ प्रस्तुत कर समझाना चाहिए। ठीक है, तो पांचवे का ऑप्शन बी आपका सही होगा, दृश्य श्रव्य विधि। देखेगा सुनेगा तो चीजें आराम से बच्चा सीखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवे का भी ऑप्शन सही है। छठा, लिंग भेद है। लिंग भेद है, जल्दी से ऑप्शन कीजिए। बच्चों लास्ट वाले प्रश्न में एक दो चीजें और समझाना छूट गए थे, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जो धीमी अधिगम गति वाले यानी मंद अधिगम करता बालक हो उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण को अपनाना चाहिए, रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस को अपनाना चाहिए। ठीक है, इसमें शिक्षक को दृश्य श्रव्य सामग्री का अधिक प्रयोग करना चाहिए और बार बार छोटे पाठ इनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अभिनय और संगीत का अधिक प्रयोग करना चाहिए जिससे इनमें सामाजिक कुशलता का विकास हो सके, और अभ्यास पर अधिक बल देना चाहिए। और इस प्रकार के छात्रों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए। और मंद गति से अधिगम करने वालों के लिए दृश्य श्रव्य शिक्षण हुआ, मॉड्यूलर शिक्षण हुआ, कंप्यूटर से शिक्षण, इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, लिंग भेद है ए शारीरिक संरचना, बी सहज गुण, सी सामाजिक संरचना, डी जैविक सत्ता। जल्दी से ऑप्शन कीजिए ABCD में से क्या होगा। तो छठे का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी सामाजिक संरचना। लिंग भेद जो है वो सामाजिक संरचना है, ठीक है, समाज के द्वारा बनाई गई ये चीज़ है, ठीक। तो लिंग भेद एक सामाजिक संरचना है। तो शिक्षा में लिंग भेद जो है वो सामाजिक संरचना माना जाता है, लेकिन वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप बदल गया है और एक नया स्वरूप स्वीकार किया गया है जिसे समावेशी शिक्षा कहा गया है। तो इस प्रकार की शिक्षा में लिंग भेद या शारीरिक अक्षमता को कोई स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। सभी को उनकी आवश्यकता अनुरूप शिक्षा की बात शामिल की गई है। जो तो लिंग भेद की जो बात है ये सामाजिक संरचना समाज के द्वारा निर्मित की गई है, ठीक है। तो लिंग जो है वो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं और संबंधों को संदर्भित करता है, ठीक है, समझ गए। लिंग का अर्थ केवल महिलाओं या महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता पर है, ठीक है। तो लिंग भेद जो है वो एक सामाजिक संरचना है, ठीक है, समाज के द्वारा निर्मित चीज़ है ये, ठीक है। तो इसे वर्तमान शिक्षा में कोई जगह नहीं दी गई, इसका कोई महत्व नहीं है। वर्तमान शिक्षा का स्वरूप समावेशी शिक्षा है, मतलब कि सबको समान शिक्षा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा की बात शामिल की गई है। तो छठे का सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है ए ऑप्शन लिंग पक्षपाती, बी शिक्षाप्रद, सी सही दृष्टिकोण वाला, डी नीतिपरक। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए ABCD में से क्या होगा। सही ऑप्शन जल्दी से कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए लिंग पक्षपाती। जब मतलब कि एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक जो है वो लिंग पक्षपाती है, जेंडर पक्षपाती है, ठीक है, वह लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह लिंग रूढ़िबद्धता या पक्षपात को दर्शाता है। इस प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित अध्यापक एक लिंग विशेष को महत्व देते हैं जो प्रगतिशील समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो अध्यापक को शिक्षण करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी उसके लिए समान हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को अपनाते हुए ही उनको अध्ययन कराना चाहिए, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना नहीं चाहिए। इससे विद्यार्थियों में हीनता की भावना विकसित होती है और इससे उनकी प्रगति नहीं होती, समाज की भी प्रगति नहीं होगी। तो सातवें का ऑप्शन ए सही है, लिंग पक्षपाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि ए शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, अच्छा, बी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, डी विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए जल्दी से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसका यही कारण हो सकता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती, उसका कारण यही हो सकता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। मतलब कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता नहीं मिलती, घर में उसकी बातें ज़्यादा मानी नहीं जाती, लेकिन विद्यालय में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता मिलती, विद्यालय में उसकी बातों को
ज़्यादा माना जाता है घर की अपेक्षा, इसलिए कृतिका घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। या यही दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, घर में कम। ठीक है, तो 8वें का सी ऑप्शन सही है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, कौन सा विकार होगा? जल्दी से सही ऑप्शन बताइए, जल्दी से। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है ए चलाघात, अप्रेक्सिया, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, वाक संबंध रोग, अपेक्सिया और भाषाघात, अफेसिया। जल्दी से बताइए क्या होगा सही ऑप्शन इसका? तो 9वें का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भाषाघात, यानी कि भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार होता है वो होता है भाषाघात, अफेजिया। ठीक है, इसमें होता क्या है कि यह मस्तिष्क का एक विकार होता है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने या समझाने में या उसे प्रकट करने में अनियमितता, ठीक है, आती है, दिक्कतें आती हैं, स्पष्टता आती है, वह उसे क्रमबद्ध रूप से नहीं बता पाता है। ठीक है, समझ गए? और इस प्रकार से उसमें स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। तो भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात, ठीक है, अफेजिया। और यह मस्तिष्क की ऐसी विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और मतलब इस विकार में मस्तिष्क के उस हिस्से को नुकसान होता है जो भाषा को नियंत्रित करता है। यह विकार पढ़ना, लिखना तथा बोलना भी कठिन बना सकता है। ठीक है, वयस्कों में यह विकार किसी आघात के कारण सामने आता है। भाषाघात या इसे वाचाघात भी बोलते हैं, बिना उपचार के भी ठीक हो सकता है, किंतु कुछ लोगों के केसेस में से शीघ्र उपचार की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ गए? तो भाषा अवबोधन से संबंध विकार भाषाघात होता है अफेजिया। यह मस्तिष्क से संबंधित विकार होता है जिसमें बच्चा पढ़ने, बोलने, लिखने, ठीक है, भाषा को नियंत्रित करने में कठिनाइयों का सामना करता है। ठीक है, तो 9वें का ऑप्शन डी सही होगा, भाषाघात, अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ए अनुकूल चिंतन से, बी स्मृति आधारित चिंतन से, सी अपसारी चिंतन से, डी अभिसारी चिंतन से। जल्दी से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। तो 10वें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि लीक से हटकर सोचना, ठीक है, चार दीवारी से बाहर सोचना, सांचे से बाहर का चिंतन, तो इसको अपसारी चिंतन कहते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। 10वें का सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को, बालकों को, विद्यार्थियों को कुछ तत्व तो दिए होते हैं, कुछ तत्व दिए होते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उन्हें अपनी ओर से तत्व को जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, तो ये इसमें खुले उत्तर वाले प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, कि एक प्रश्न के कई सारे वो उत्तर दे सकता है, इस प्रकार की चीज़ें। एक तथ्य होगा, ठीक है, समझ गए, उसमें अन्य तथ्यों को जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है, तो ये अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें वातावरण के भीतर मिलने वाली सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध जो है वो अपसारी चिंतन से होता है। अच्छा, अपसारी चिंतन मतलब कि जिसमें किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प तथा विचार दिए जाते हैं, जिससे उसके चिंतन तथा विचारों को विभिन्न दिशाओं में फैलने का अवसर मिलता है। इसे चार दीवारी से बाहर, इसे चार दीवारी
इसे चार दीवारी से बाहर का चिंतन बोलते हैं, चार दीवारी से बाहर का चिंतन बोलते हैं, या सांचे से बाहर का चिंतन भी कहा जाता है, या सांचे से बाहर का चिंतन भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अभिसारी चिंतन क्या होता है? इसमें मतलब कि व्यक्ति को कुछ तत्व दिए होते हैं, उसी आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 व 3 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो इस समस्या के समाधान में अभिसारी चिंतन का प्रयोग होगा, केवल एक आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो चलिए आइए 10वें का ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? ए आनुवांशिकता, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी अहं केंद्रित भाषा, डी विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। चार ऑप्शन, सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? ए बी सी डी। तो 11वें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। तो पियाजे ने भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को कम महत्व दिया गया है, इन्होंने इसको कम करके आंका है। ठीक है, तो पियाजे ने भाषा विकास के संदर्भ में सामाजिक अंतःक्रिया को कम महत्व दिया है। सामाजिक अंतःक्रिया को ज़्यादा महत्व दिया है वाइगोस्की ने। मतलब कि भाषा विकास के क्षेत्र में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व दिया है वाइगोस्की ने। ठीक है, तो सामाजिक शब्द से वाइगोस्की जुड़े हैं और संज्ञानात्मक शब्द से पियाजे जुड़े हैं। ठीक, तो 11वें का बी ऑप्शन आपका सही है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, जल्दी से ऑप्शन बताइए। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? मतलब किस प्रकार के चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है? ए अपसारी चिंतन, बी अभिसारी चिंतन, सी सांवेगिक चिंतन, डी अहमवादी चिंतन। जल्दी से ऑप्शन कीजिए। तो 12वें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जो सृजनात्मकता से संबंधित है, सृजनात्मकता जो वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, सृजनात्मकता मतलब कि व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हो, जिन्हें वह व्यक्ति पहले से ना जानता हो। ठीक है, और चिंतन तभी प्रभावी होगा जब विषय के बारे में पूर्व ज्ञान हो। तो अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से है। ठीक है, और ठीक है, अपसारी चिंतन आमतौर पर सृजनात्मक चिंतन से जुड़ा होता है। इसका मतलब होता है एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा समस्याओं को हल करने का एक तरीका अपसारी चिंतन होता है। रचनात्मकता और सरलता का उपयोग करके मुक्त अंत प्रश्न के साथ काम करने का एक कार्य होता है अपसारी चिंतन। ठीक है, मतलब कि मुक्त अंत वाले प्रश्न जो होते हैं वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यह अपसारी चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क, उद्वेलन, कल्पना और अलग सोच शामिल है। तो अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन के अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य दिए होते हैं, कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जली माचिस से भी लोग तरह तरह के होम डेकोरेटर बना लेते हैं। तो यह एग्जाम्पल सृजनात्मकता का है, और सृजनात्मकता तभी आएगी जब वो अपसारी चिंतन रखेगा। ठीक है, तो 12वें का ये ऑप्शन आपका सही है। अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मकता से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। ए ऑप्शन अहं केंद्रित समाजीकृत, बी समाजीकृत अहं केंद्रित, सी जीववादी समाजीकृत, डी परिपक्व अपरिपक्व। जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका समाजीकृत अहं केंद्रित, बी ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब कि मध्य बालावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय
अहं केंद्रित अधिक होता है। क्यों? बालक जो है वो सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, और वह अपनी इच्छाओं के सामने दूसरे की इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता है, वो अपने मन मुताबिक मुताबिक चीज़ें करता है मध्य बाल्यावस्था की अवधि के दौरान। तो 13वें का ऑप्शन बी होगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिक के बजाय अहं केंद्रित अधिक होती है। ठीक है बालकों की, तो 13वें का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मतलब भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जानना, उसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं का विकास शामिल होता है। ठीक है, यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो मध्य बाल्यावस्था में बालक की जो भाषा है वो सामाजिक के बजाय अहं केंद्रित अधिक होती है। तो 13वें का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ए ऑप्शन, कान व उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, डी व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए, ABCD। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालक भाषा के बोलने में असमानता महसूस करते हैं। मतलब कि शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, इस समस्या का उन्हें सामना करना पड़ता है। मतलब शैक्षिक समस्या से ग्रस्त बालक पढ़ने, लिखने, समझने, अभिव्यक्ति करने, अपने विचारों को प्रस्तुत करने आदि में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, जिससे उनका व्यवहार भी असंतुलित हो जाता है होता है और अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में भी उनको समस्या आती है। तो भाषा के बोलने में असमानता का होना। तो शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भाषा के बोलने में असमानता का होना। 14वें का बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन। आइए चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। 4 ऑप्शन। ए, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, बी, मंदबुद्धिता, सी, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। इन सब में वो ऑप्शन चुनिए जिसके कारण अधिगम उत्पन्नता नहीं उत्पन्न हो सकती। मतलब कि निम्नलिखित में से किसी एक के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ABCD में से सही ऑप्शन बताइए। तो 15वें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। शिक्षक की शिक्षण शैली से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती। अधिगम अक्षमता का जो मतलब वो होता है सीखने में विकलांगता, सीखने में दिक्कत, अर्थात किसी एक व्यक्ति को विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होना। कुछ लोगों में अज्ञात कारक या कारकों की वजह से एक विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होती है। इसलिए नकारात्मक रूढ़िबद्धता की कमी से उसकी वजह से कुछ लोगों में अधिगम उत्पन्न होती है, ना कि शिक्षक शैली से। तो शिक्षक की शिक्षण शैली अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं करती है। बाकी तीनों ऑप्शन अधिगम अक्षमता उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं, मगर ऑप्शन डी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो 15वें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पैसेंजर। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।